नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट में होगा संशोधन, बीडीओ की जगह एडीओ पंचायत होंगे सचिव, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड में सांसद राहुल गांधी करेंगे चुनावी शंखनाद, वरिष्ठ नेताओं ने गढ़वाल और कुमाऊं में संभाला मोर्चा, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। चमोली में जंगलों की आग पर वन विभाग सख्त, सहयोगिता करने वाले ग्रामीणों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में आज से शुरू होगा एसआईआर का प्रशिक्षण, 8 जून से बीएलओ घर घर जाएंगे। हल्द्वानी में अब कम लोड पर ज्यादा बिजली खर्च कर रहे उपभोक्ताओं पर यूपीसीएल करेगा कार्रवाई, गर्मी के कारण बिजली की खपत 60% बढ़ी। उत्तराखंड में बारिश हुई तो गर्मी के तेवर पड़े ठंडे, आज कई जिलों में ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देहरादून पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के 3 दिवसीय दौरे को उत्तराखंड बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला उत्तराखंड दौरा है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। माना जा रहा है कि अपने दौरे के दौरान नितिन नबीन आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठन और चुनावी रणनीति का मूल मंत्र भी देंगे। और आगे बढ़ते खबरों में, अल्मोड़ा में 4 जून को होने वाली राहुल गांधी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यश पाल आर्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अल्मोड़ा पहुंचे। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और इससे आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन की या मैनेजमेंट को चेंज करने की लोगों में एक कवायद शुरू हुई है। SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक और परसों नेट का पेपर जो है लीक हुआ है, उससे लोग खासकर युवा में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और पहले ही उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान नाराज है, क्योंकि अग्निवीर योजना लागू हुई, ज़्यादातर घरों से लोग फौज में थे। बड़ी उम्मीद और बड़ा जोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी है और उत्तराखंड के लोगों में। कांग्रेस के कार्यकर्ता बदलाव के लिए, संघर्ष के लिए तैयार हैं और उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। तो राहुल गांधी जी का आगमन उन उत्तराखंड की जनता की जो परिवर्तन की चाहत है उसको ताकत देगा, उसको शक्ति देगा। देखिए, हम सब के प्रिय हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। उनके निश्चित रूप से अल्मोड़ा जो सांस्कृतिक नगरी है, जिसका एक इतिहास है और जिसका एक त्याग, बलिदान, समर्पण की भूमिका रही है उत्तराखंड में, अल्मोड़ा एक अपनी अलग पहचान है। उनका आगमन निश्चित रूप से हमारे हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साह देने का काम करेगा। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर दावा किया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के दौरे को लेकर बेहद उत्सुकता है। इसलिए अल्मोड़ा में प्रस्तावित रैली ऐतिहासिक साबित होगी, क्योंकि युवाओं सहित बड़ी संख्या में अन्य लोग रैली में शामिल होकर राहुल गांधी को सुनने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये प्राधिकरण आज वसूली के कारण बन गए हैं और ग्रामीण लोगों की ज़िंदगी में इसने बहुत
कष्ट पैदा कर दिया है, लोगों को बहुत परेशान कर दिया है, तो ये प्राधिकरण समाप्त होनी चाहिए। या ये जो वसूली मास्टर प्राधिकरणों में रखे गए हैं उनकी जगह पर जो है जन कल्याण, उनके पास व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू होना चाहिए। है? वो तो कोई मापदंड है ही नहीं, केवल मापदंड है दक्षिणा, और दक्षिणा के लिए जो है हर गांव वाले को तंग किया जा रहा है। तो इस समय लोगों में बड़ी घुटन है ये प्राधिकरणों को लेकर के, और मैं तो कांग्रेस से आग्रह करना चाहूँगा कि वो राज्य की जनता को कहें कि वो सत्ता में आएंगे तो ये प्राधिकरणों को समाप्त करें। उधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में 2 प्राधिकरण के अधिकारी ऐसे जो लंबे समय से अपने मुझ देखिए, वो प्राधिकरण जो संस्थागत प्राधिकरण बनाए गए। और अब खबर देहरादून से है, जहां विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंची, जहां किशोरियों और महिलाओं को स्वच्छता किट वितरित की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मासिक धर्म महिलाओं को ईश्वर का पवित्र आशीर्वाद है, तो उन्हें सृष्टि की सृजनकर्ता बनाता है। ये जैविक प्रक्रिया प्राकृतिक, वैज्ञानिक और नारी की सृजन क्षमता का आधार है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस है और इसी अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस पर आज विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और जिसमें भरसक कोशिश की गई है कि हमारी जो बालिकाएं हैं, हमारी जो युवतियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए किस प्रकार से माहवारी स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए, इसकी एक पूरी एक जागरूकता उनके बीच में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से की गई है। और इसमें डॉक्टर का भी इसमें व्याख्यान दिलवाया गया है, और डॉक्टर्स ने बालिकाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में संवाद भी करा है। आज के समय में माहवारी को लेकर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर भी लड़कियों ने बहुत खुल के बात करी है। मैं ये मानती हूँ कि माहवारी स्वच्छता वाकई ये विषय इस प्रकार का है जिस पर कि हर बालिका ने, हर महिला ने, हर युवती ने जो है खुल के बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी संकोच का विषय नहीं है, और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, बल्कि ये एक ईश्वर के वरदान के रूप में है कि हमें महिलाओं को या बालिकाओं को ये सशक्तिकरण है कि वो किस प्रकार से प्रकृति को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है। देवभूमि उत्तराखंड आजकल चर्चाओं में है, वो इसलिए कि चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते देश विदेशों के साथ अन्य राज्यों से पर्यटकों का जमावड़ा यहां लगा है, जिसके चलते कुछ पर्यटकों की गलती से देवभूमि को लेकर अन्य पड़ोसी राज्यों में इसका कुछ समय से गलत मैसेज भी देखा जा रहा है, जो प्रदेश के साथ देश के लिए बेहद चिंता का विषय है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कुछ दिन पहले 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। प्रारंभिक तौर पर यह मामला एक किशोरी से कथित छेड़छाड़ से जोड़कर देखा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा दोनों युवकों की पिटाई कर दी गई थी। हालांकि बाद में किशोरी की मां ने मीडिया को बताया कि युवकों ने उनकी बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। उन्होंने बताया कि लोगों को रोकने का प्रयास किया गया और 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस जाँच में भी अब तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे छेड़छाड़ के आरोप की पुष्टि हो सके। वहीं मामले की जांच जारी है और पुलिस मारपीट करने वालों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। इसी बीच एक नया वीडियो सामने आया जिसे दिल्ली एयरपोर्ट की टैक्सी पार्किंग का बताया जा रहा है। वीडियो में देहरादून नंबर की टैक्सी को हरियाणा के कुछ टैक्सी ड्राइवर वापस भेजते नजर आ रहे हैं। बातचीत के इस वीडियो में दोनों राज्यों के लोगों के बीच चल रहे विवाद का भी जिक्र सुनाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद टैक्सी कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस घटना के बाद हरियाणा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष शिकारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने घटना पर नाराजगी जताते हुए उत्तराखंड आने वाले हरियाणा के लोगों के साथ हुए व्यवहार की आलोचना की। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और उत्तराखंड व हरियाणा के कई लोगों ने अपने अपने पक्ष में वीडियो और प्रतिक्रियाएं साझा की। भाई उत्तराखंड की अपना एक भाई है ड्राइवर, गाड़ी लेके गया था, मेरी गाड़ी चलाता है वो, तो उसका बैक शीशा तोड़ दिया तो सवारी नहीं। हम तो फिर भी नहीं तोड़ते, हम तो हाथ नहीं उठाते, फिर हरियाणा के आदमी शोर मचा लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, ओका लेकर गाड़ी की छत पे बैठ जाएंगे, फोटो खिंचवाने लग जाएंगे कि तो और उठपटांग हरकत कर देंगे। लेकिन किसी 10 साल की छोरी ने
किसी भी जाति किसी भी धर्म का आदमी हो हरियाणा का ये हरकत नहीं करेगा 10 साल की लड़की ने छेड़ेगा। ऋषिकेश में हरियाणा के 2 बालक इतनी बुरी तरह पीटे हैं, पब्लिक मगन नगन अवस्था में बजाए हैं। नई गाड़ी ले रहे थे, नई गाड़ी तोड़ दी। अब सोचने की बात यह या पहली घटना ना है। देखिए, निश्चित ही बहुत बेवकूफ़ी भरा बयान है। बिना परिस्थितियों को समझे, बिना चीज़ों को जाने, केवल और केवल सोशल मीडिया पर आकर इस प्रकार हरिद्वार और ऋषिकेश के सभी लोगों को आरोपित कर देना, ये बहुत ही हल्कापन है। ये व्यक्ति ये नहीं जानता कि इसी हरिद्वार और ऋषिकेश की भूमि पर कितने ही उन हरियाणा के लोगों ने आकर इसका लाभ लिया। इस तरह का अहंकार, इस तरह का दम्भ ठीक नहीं है। कोई किसी के बगैर नहीं मरता, दुनिया चलती रहती है और खिलाने वाला तो ऊपर वाला है। ये हरियाणा वाले उत्तराखंड वालों को क्या खिलाएंगे? तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। ये बड़बोलापन है, ये बदतमीजी है, ये अनर्गल प्रलाप है। हरियाणा वाले अगर ये सोच रहे हैं कि उत्तराखंड का धार्मिक पर्यटन हो या उत्तराखंड का टूरिज्म हो उनके बलबूते चल रहा है, तो वो मुगालते में है। उत्तराखंडी खुद बहुत सक्षम है, सबकी आस्था का केंद्र है ये 4 धाम यात्रा। हम उत्तराखंड के लोग ही इतने काफी हैं कि जो यात्रा के जरिए अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं। नहीं, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये देवभूमि है। देवभूमि में किसी भी व्यक्ति को कानून से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं इजाज़त दी जाएगी। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तभी तो स्थानीय लोगों ने पकड़कर, या जो पर्यटक थे उन्होंने ही पकड़कर उनसे दुर्व्यवहार किया होगा। ऐसे चलते रास्ते तो किसी से नहीं किया। खुद जो लोग देवभूमि में आकर देवभूमि को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, देवभूमि की संस्कृति से, सभ्यता से, देवभूमि के देवत्व को अगर नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ऋषिकेश में एक बच्चे से कथित छेड़छाड़ के आरोप में हरियाणा के 2 युवकों की पिटाई के बाद शुरू हुआ विवाद अब जमीन पर असर दिखने लगा है। हरियाणा और उत्तराखंड के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बीच बयानबाजी से देवभूमि की शांत फिजा बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इसे निंदनीय बताया। वहीं हरियाणा और उत्तराखंड दोनों राज्यों में भाजपा की डबल इंजन सरकार है। ऐसे में दोनों सरकारों को मिलकर जनता पे भरोसा कायम करना चाहिए। मांग की जा रही है कि सरकार इस पर संदेश दे कि उत्तराखंड में आने जाने और रहने वाले किसी भी राज्य के नागरिक पूरी तरह सुरक्षित है और किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा, ताकि समय रहते चिंता नहीं हुई तो यह विवाद राज्यों के बीच तनाव का कारण न बन जाए, इसलिए कोई गंभीर असर देखने में न आ सके। उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पानी की बढ़ती जरूरत और बारिश न होने के मद्देनजर प्रशासन ने बड़े कदम उठाए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि मई और जून का महीना पानी की उपलब्धता के लिहाज से काफी संवेदनशील है। भी हमारा ग्रीष्मकालीन सीजन आता है और खासकर जब कोला में पानी का डिस्चार्ज कम हो जाता है तो उसके बाद मई जून के महीने में पेयजल के अनावश्यक दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ ज़रूरी इसमें रोक लगाई जाती है। तो उसी क्रम में जो निजी निर्माण कार्य हैं उनको मानसून के आने तक अथवा अधिकतम 20 जून तक रोका गया है और उसी के अनुपालन के लिए टीमें बनाई गई हैं। जल संस्थान के माध्यम से भी इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, साथ में जो प्राधिकरण की टीम है वो भी क्षेत्र में काम कर रही है। इसमें सभी से ये हमारा अनुरोध है कि पेयजल का जो है वो सदुपयोग करें, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी सेविंग्स करेंगे तो उस पानी से किसी और अन्य परिवार को पीने का पानी उपलब्ध हो पाएगा। तो जितने भी लोग जो चाहे वो कार वॉश सेंटर्स हैं या जो निर्माण संबंधी एक्टिविटीज़ हैं उन पर अभी रोक लगाई गई है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही पानी के दुरुपयोग को रोकें, इसी तरह से अनावश्यक छिड़काव या सिंचाई या इस तरह के काम न करें जिससे पेयजल का दुरुपयोग। और अब खबर उधम सिंह नगर के किच्छा से है, जहां घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर में लीकेज से लगी आग में एक महिला समेत 4 लोग झुलस गए। हादसा गैस एजेंसी परिसर में बने कमरे में खाना बनाते समय हुआ। यहां वार्ड नंबर 1 स्थित शिव भारत कॉमर्शियल गैस सर्विस के गोदाम में रहने वाले मजदूर मुनीश के कमरे में उसकी पत्नी अन्नू खाना बना रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ।
ये देवरिया में रहने वाला परिवार ने बताया कि उनके गैस सिलेंडर का सब चेंज करते टाइम रेगुलेटर तब गैस सिलेंडर फटा है। इसकी वजह से उनका एक 10 साल का बच्चा और दोनों मियाँ बीवी घायल हुए। उनकी छोटे छोटे सब छिला है लेकिन ज़्यादा सीरियस हालत नहीं है अभी। एक और हैं इनके अलावा संजीव कुमार नाथ, उनको भी जला है दोनों पैरों में और हाथों में। जो इस फैमिली के जला है उनका हेड ऑफ द फैमिली मनीष कुमार नाम है। उनके हाथ पैर एक्सिला रीजन पूरा फेस सब में बर्न इंजरी है। गोलजू मंदिर के सामने भारत गैस का गोदाम है, कमर्शियल गोदाम है गैस का। वहाँ पे आग लगी है। वहाँ पे ये एक परिवार वहाँ रहता था 5 लोगों का, और वो लोग वहाँ पे अपना खाना बना रहे थे। तो सिलेंडर में जो है रेगुलेटर में गैस लीकेज हुई है जिसकी वजह से आग पकड़ी गई है और आग काफ़ी भयानक रूप में लगी है। सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ सिलेंडर कोई फटा नहीं है। जो वहाँ का गैस इंचार्ज था वो भी झुलस गया है और जो परिवार था वो भी झुलस गया है और उनको सभी को अभी जो है हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के प्रांतीय महामंत्री कुंदन परिहार ने दावा किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। बता दें कि शाम को करीब 5:30 बजे उनके प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। परिहार ने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद से ही कार्यकर्ता देवभूमि आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष कोर ग्रुप और मंत्री समूह के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद सांसद विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ अलग अलग बैठकें भी करेंगे। देखिए, जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा हुई थी उसी दिन से हमको प्रतीक्षा थी कि देवभूमि उत्तराखंड में उनका आगमन हो, और ये हमारा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि 3 दिवसीय प्रवास उनका इस देवभूमि उत्तराखंड का बना है और आज वो हमारे मध्य में आने वाले हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी देवभूमि उत्तराखंड के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए यहाँ पर उत्साहित हैं। हर्षोल्लास के साथ हम उनका यहाँ पर स्वागत करना चाहते हैं और हमने इसीलिए अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को भी यहाँ पर इसकी साज सज्जा की है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगभग 5:30 बजे आज यहाँ पर आगमन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर प्रदेश के पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र का डिजिटल सत्यापन आसान हो गया है। अब पेंशनर जीवन प्रमाण ऐप और आधार फेस आरडी तकनीक के जरिए घर बैठे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पा रहे हैं। देहरादून कचहरी स्थित पेंशनर फैसिलिटेशन हॉल में 1 अप्रैल 2024 से अब तक 1,84,000 से ज्यादा पेंशनरों का डिजिटल सत्यापन किया जा चुका है। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करने का निरंतर सदर कोषागार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु हमने कोषागार में एक पेंशनर फैसिलिटेशन हॉल का निर्माण करा है, जिसमें पेंशनरों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र कैसे जमा करना है उसका निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जो पेंशनर कोषागार में आते हैं उनका प्रमाण पत्र भी हम लोग ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करते हैं। इसके लिए ई जीवन प्रमाण ऐप और आधार फेस आरडी ऐप का उपयोग किया जा रहा है और बहुत ही ये जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का आसान तरीका है, जिसे घर बैठे ही पेंशनर अपना प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। लाइव प्रमाण पत्र लेने के लिए मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुआ। यहाँ पर कार्यालय स्टाफ ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया और ऐप के बारे में भी समझाया गया कि आप घर बैठे कैसे अपना जीवन प्रमाण पत्र आगे बढ़ा सकते हैं। वो मैंने सब समझ लिया है भविष्य में, और इस व्यवस्था के लिए मैं उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शासन, सीएम साहब का हृदय से आभारी हूँ और स्टाफ के सहयोग हेतु उनको शुभकामनाएं देता हूँ। देश भर में ईद उल अजहा के मौके पर बीते दिन नमाज अदा की गई। इसी क्रम में नैनीताल के बल्लीताल जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ मांगी।
शुक्र है कि उसने मौका इनायत फरमाया। माशाल्लाह यहाँ मैदान में हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ी और संदेश ये दिया गया कि भाई भाईचारे के साथ में ईद की नमाज़ पढ़नी है। अपने किसी भी अमल से अपने किसी भी भाई को, हमारे बिरादर वतन में से भी क्यों ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, चूँकि इस्लाम इसको हराम करार देता है। और ये बहुत बड़ा गुनाह है कि हमारा छोटे से छोटा अमल भी किसी के लिए ईज़ा का या तकलीफ़ का सब। मुद्दतों से नमाज माशाल्लाह यहाँ होती आ रही थी, तो सीएम साहब के आदेश थे, तो माशाल्लाह वो भी प्रशासन भी बेचारे उसको फॉलो कर रहे थे। वो कुछ समझ रहे थे, हमारे जहन में कुछ था, तो बाकी कोई टकराव वाली ऐसी बात थी नहीं। वो समझ रहे थे सीएम साहब का ऑर्डर है तो नमाज नहीं होनी है मस्जिद से बाहर। खटीमा और नानकमत्ता क्षेत्र में कथित अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि गरीब थारू समाज और अनुसूचित जाति के लोगों को पैसा, इलाज और अन्य प्रलोभनों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जनपद उधम सिंह नगर में जो व्यक्ति इलीगल तरीके से डरा धमकाकर या प्रलोभन दिखाकर धर्मांतरण एवं मतांतरण करने की गतिविधियों में लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नानकमत्ता एवं खटीमा क्षेत्र से विशेषतः गरीब समुदाय में इस तरीके की गतिविधियां कुछ लोगों द्वारा की जानी थी। सूचना पुलिस को प्राप्त होती रही है और उसके ऊपर पुलिस प्रशासन पहले से ही गंभीर था, जिस क्रम में 4 व्यक्तियों द्वारा हमें पूर्व में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा चुका था, जिसमें 3 मुकदमे खटीमा थाने में पंजीकृत किए जा चुके, 1 मुकदमा नानकमत्ता थाने में पंजीकृत किया जा चुका। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।